हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी जिसका एग्जाम 18/11/2018 को जिसका पेपर हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम आपको 2018 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हमने करा दिया था। आज इस क्लास में जो बचे हुए प्रश्न है 2018 पेपर के उसको हम कराएंगे। तो जो भी मेरे भाई यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को देख सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप यूपीटीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे भाई समय आपके पास अब देखिए बहुत कम बचा हुआ। अक्टूबर आपका समाप्त हो गया होने वाला है लगभग। इसके बाद आपका नवंबर और ये आपका दिसंबर और जनवरी में आपका पता है ये आपको 29 और 30 जनवरी को आपको पेपर है। अगर डेज की बात कर लिया जाए तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो मात्र आपके पास 90 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो जो भी मेरे भाई तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दें। भाई देखते हैं जो 2018 में पेपर हुआ था उसके गणित के प्रश्नों को विदाउट डिले। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा जो 2018 यूपीटीईटी एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया था यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 3/5, तो पहले आप 3/5 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको आप बदल लीजिए दशमलव में, भाग देंगे अगर आप 3 में तो 5 है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर ये क्या है 4/5, तो हम लोग लिख लेंगे 4/5, फिर इसमें भी 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 0.5 बाटे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको भी आप डेसिमल में बदल लीजिए, 19 में 30 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो चलिए देते हैं यहाँ पे 19 में 30 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 30 छका कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ पे 10 तो कितना लगभग आया 0.6 आया जब इसका इसमें भाग दिया गया। इसी तरीके से इसका इसमें जब भाग दिया जाएगा मेरे भाई, दे लीजिए भाग 2 में, किसका भाग देना है 3 का, भाग नहीं जाएगी दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 10 का भाग 7 में देंगे तो 7 रहेगा ही, यानी कि 0.7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पे 16 है यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो 16 में आप 30 का भाग दीजिए, तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 0 बढ़ा लेंगे, 30 5 यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब इसका भाग दिए तो ये आया हमारे पास 0.5। ठीक है, तो आप बताइए जो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती उसको बताना है। तो जब हमने 3/5 में भाग दिया, 3/5 में तो 0.6 आया, 4/5 में भाग दिया तो 0.8 आया। तो देखते हैं इसके बीच में कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0.6, तो 0.6 और 0.8 ये तो नहीं है, फिर ये 0.6 ये भी इसके बीच में आ जाएगी, फिर 0.7 देखिए 0.6 के बाद 0.7 इसके बीच में ही तो आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है 0.5, तो 0.5 की बात कर लिया जाए तो ये 0.6 है और ये 0.7 है, इसके बीच में आएगा 0.8। लेकिन 0. जो ये 5 है ना, ये 0.5 है ये आपका इसके बीच में नहीं आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 16/30 हो जाएगा। कुछ करना नहीं, भाग दे करके देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यूपीटीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न आपके यूपीटीटी जो 2026 में होने वाला है इस तरह के प्रश्न आ सकता है आपका। ठीक है, प्रश्न क्या है पढ़ते हैं कि यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य बताना है। देखिए इस तरह का प्रश्न है तो हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, एकदम आसानी से प्रश्न आप लगा लेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को। जो दिया है पहले लिख लीजिए, यहाँ क्या दिया है 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर, तो लिखते हैं 3 पेन। ठीक है,
और 3 पेन है, उसके बाद प्लस 2 पेंसिल है, प्लस 4 रबर है। ठीक है, 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर, कितने रुपए का मिल रहा है? 92 रुपए का मिल रहा है, ₹92 का मिल रहा है। और इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या? 8 पेंसिल और 16 रबर, तो यहां पे लिख लीजिए 8 पेंसिल। अच्छा, पेंसिल के नीचे पेंसिल लिखिए। ठीक है, पेंसिल वाले के नीचे लिखिए पेंसिल। कितना पेंसिल है भाई? यहाँ पे 8 पेंसिल है, तो इसके नीचे 8 पेंसिल। और कितना रबर है? 16 रबर है। इसका कितना प्राइस है? 68 रुपए। ठीक है, ₹61 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आपको करना क्या है, यहां पे देखेंगे ध्यान से जो दिया गया हमारा। देखिए यहाँ पे 3 पेन है, 2 पेंसिल है, 4 रबर है। तो यहाँ पे इसमें भी पेंसिल है, इसमें भी रबर है, यहाँ पे भी पेंसिल, यहाँ पे भी रबर। तो आप समीकरण पढ़े होंगे, समीकरण में किया जाता है, किसी एक समीकरण की वैल्यू को समान किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 पेंसिल है और यहाँ पे क्या है? 8 पेंसिल है, तो हम यहाँ पे भी 8 पेंसिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको कैंसिल हम करेंगे, जब लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पेंसिल है और यहाँ पे हमको करना है 8 पेंसिल, तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। तो जब आप 4 का गुणा करेंगे ना, तो 4 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, पूरा करेंगे इसमें, समीकरण 1 में, पूरा समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 4। ठीक है, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 4 का। तो चलिए समीकरण 1 में 4 का गुणा करते हैं। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 पेन, प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 8 पेंसिल, प्लस यहाँ पे देखिए फिर गुणा करेंगे 4 का, तो 4 चौक को 16 रबर, कितने का है? फिर इसमें भी गुणा कर लिए, 4 दूना 8, 9 चौक को 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है? 8 पेंसिल है, तो 8 पेंसिल इसके नीचे लिख लीजिए। और जो 16 रबर है, तो 16 रबर भी लिख लीजिए, इक्वल टू ये 61 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा? ये हमारा था समीकरण 1 और ये हमारा था, ये नया समीकरण बन गया। ठीक है, एक मान लीजिए ये क्या है? 2 था। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, घटाने के लिए एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, उसके बाद जो साइन दिया जाता है उस साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। पहले एक लाइन खींचेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, ये प्लस 8 पेंसिल है, ये माइनस 8 पेंसिल है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 16 रबर है, माइनस 16 रबर है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 12 पेन बचा, 12 पेन बराबर, इस साइड कुछ बचा है? हाँ सर, 368 में से 68 को घटा लीजिए। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 300। ठीक है, 368 में से 68 को घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 300। अब यहाँ पे देखिए 12 इधर गुणे में होता है, ठीक है, उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 12 पेन बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पेन इक्वल टू हो जाएगा 312, यहाँ पे गुणे में इधर आएगा भागे में, भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए भाग दे लेते हैं। जब इसमें भाग देंगे, 12 दूना 24, देखिए नहीं भाग आ रहा है तो यहाँ पे भाग दे ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 दूना 24, 6 बचा, फिर 12 पांचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया। यानी यहाँ पे एक पेन का प्राइस कितना आ गया? 25 रुपए आ गया। तो हमसे पूछ कितने का रहा है? 24 पेन का पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? जब यहाँ पे एक पेन का प्राइस आ गया 25 रुपए, तो 24 पेन का निकालना है। तो 24 पेन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 में जो है आपका जो है 24 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो 25 में 24 का गुणा कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 25 चौका, यहाँ पे हो जाएगा 100, 25 दूना 50, 50 और 10 60 हो जाएगा, यानी 600 रुपए हो जाएगा 24 पेन का दाम। 24 पेन का दाम जो है 600 रुपए आ गया, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है लगा लेंगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरह का प्रश्न। वन लाइनर क्वेश्चन है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। बताइए, अगर आपको एक त्रिभुज की रचना करना है तो आप नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है।
दो कोण और एक भुजा, यदि दो कोण और एक भुजा दिया गया है तो आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। केवल तीन भुजाएं दी हैं तब भी आप कर सकते हैं। केवल तीन कोण दिया है तो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की आपको रचना करना है तो उसके अगर केवल तीन कोण दिए हैं, यहाँ पे इसके अगर केवल तीन कोण दिए हैं तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। यूपीटीईटी का ये नेक्स्ट प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। हम आपको बता दें, यह इतना फेवरेट प्रश्न है यूपीटीईटी का कि जो 2018 में तो पूछा ही गया, 2021 के भी पेपर में इस तरह का प्रश्न आया। ठीक है, और इसके बाद 2014 में भी इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस तरह का प्रश्न में भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ जाए 2026 में। इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से इस प्रश्न को आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न आएगा आप लगा लेंगे इसको। कह रहा है कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना है। तो देखिए मेरे भाई, ये हमारे पास क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। तो जब भी प्रश्नोत्तर का प्रश्न आए, ठीक है, तो मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई मान लीजिए 100 है और इसकी चौड़ाई भी आप 100 मान लीजिए। अगर ये आयत है, इसकी लंबाई 100 मान लीजिए और चौड़ाई भी 100 मान लीजिए, तो हमने लंबाई भी 100 मान लिया, चौड़ाई भी 100 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा आप बताइए। तो आप कहेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 गुणे 100 कर लेंगे। तो कहेंगे सर एक का गुणा एक में करिए, एक, दो जीरो यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे, 4 जीरो हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। पहले अपने मन से आप लंबाई 100 मान लेंगे, चौड़ाई 100 मान लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। इसके बाद कह रहा है कि आयताकार की लंबाई में और चौड़ाई में 50% लंबाई में वृद्धि करना है और 20% आपको चौड़ाई में वृद्धि करना है। तो एक और आयत बनाइए यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 है तो 150 हो जाएगा। अगर प्लस 50 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। और ये जो चौड़ाई है इसमें कितने की वृद्धि करना है, इसमें 20 की वृद्धि करना है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे सर अब क्षेत्रफल 150 लंबाई इंटू चौड़ाई 120, गुणा कर लीजिए, एक जीरो एक जीरो, दो को जीरो लिख लिए पहले ही, 12 पांचे 60 को जीरो और 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18,000 आ गया क्षेत्रफल, यहाँ पे 10,000 हमारा क्षेत्रफल था और ये कितना था, 18,000 था। ठीक है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, बताइए। क्षेत्रफल कितना था पहले, 10,000, अब कितना हो गया, 18,000। तो आप बताइए कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 8,000 तो बढ़ा है। कितना बढ़ाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा आपको बताना है। आप कहेंगे सर पहले 10,000 था और अब 18,000 हो गया, तो 8,000 सर बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ा है, 8,000। अब जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अगर 8,000 बढ़ा है तो किससे बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 10,000 से बढ़ा है। ठीक है, तो अपान का साइन लगाते हैं, नीचे लिखेंगे 10,000। फिर से हम देख लें इसको, कितना बढ़ा, 8,000 बढ़ा। किससे बढ़ा, ये किससे का प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू आपको नीचे लिखनी रहती है, किससे का प्रश्न किया करिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपान का साइन लगा लिए, 8,000 बढ़ा, किससे बढ़ा, 10,000 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे। यहाँ डबल जीरो से वाला डबल जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले डबल जीरो से वाला डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, तो 80% हमारा आ गया। चूंकि हमारा जो आंसर है वो भिन्न में दिया गया है, देख रहे हैं भिन्न में, तो इसको जो है भिन्न में बदल लीजिए। 80 है, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 100 लिख लेंगे। ठीक है, ई वाले जीरो से ई वाला जीरो कैंसिल हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 पांचे 10 हो गया, यानी 4/5 गुना बढ़ जाएगा, 4/5 गुना बढ़ जाएगा और भिन्न में प्रतिशत में 80% बढ़ जाएगा। इसका आंसर है, हाँ सर यहाँ पे देख रहे हैं आंसर दिया गया है।
ठीक है, सही आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/5 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस तरह से इसको लगा लेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा क्या भाई, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला आपको पता है तो आप लगा लेंगे, नहीं पता है तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, बढ़िया है, चलिए लगाते हैं इसको, हम लोग बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे आप लोग। जैसे कोई भी देखिए सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में, और इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस में दिया है और किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में, तो बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। बस क्या करिए, कोई चीज सेल्सियस में दिया है उसमें 9/5 का गुणा कर दीजिए और उसमें आप जो है 32 जोड़ दीजिए, बस हो गया। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका भाई, फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, सेल्सियस में दिया है 9/5 का, याद रखिएगा सेल्सियस को अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 का गुणा करते हैं और उसके बाद प्लस 32 उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9/5 का गुणा किए 32 जोड़ दिया जाए, तो याद रखिएगा इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे। देखिए कितने आसानी से इसको हम लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए दिया है कितने डिग्री सेल्सियस दिया है, 37 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस दिया है, तो लिख लेंगे 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए, 9×7 63 को 3, 9×3 27, 9×7 63 को 3 और 9×3 27, 27 और 6 33/5 प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे लेते हैं, देखिए इसमें आप भाग दे लीजिए, यहाँ पे 333 में 5 का भाग देना है, दे लेते हैं भाग, 5×6 का 30 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लाएंगे फिर 5 से 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, भाग नहीं जाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 से 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 66 पॉइंट हमारा आ गया, 66.6 जब इसका इसमें भाग दिए, और प्लस यहाँ पे क्या है, पहले से 32 है, जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 और 2 8, 6 और 3 9, और पॉइंट कितना 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 98.6 फ़ारेनहाइट आंसर है। हाँ सर, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, होता है 9/5 का गुणा करेंगे प्लस 32 जोड़ देंगे। ठीक है, बढ़िया था, चलिए ये रहा प्रश्न आपका जो है नंबर सिस्टम से पूछा गया। हम आपको बता दें इस तरह का प्रश्न यूपीटीटी 2018 में तो पूछा ही गया, इस तरह का प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है 2018 में भी। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन सही नहीं भाई, क्वेश्चन को सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, प्लस हमारा है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285 है। ठीक है, ये दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का यहाँ पे स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से इसको हम लोग जो है कि लगा लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये 0.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ये दिया है, फिर ये दिया है, तो आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आप जो है 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 0.11 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0.11 से 0.11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर 11 दूना 22, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से इसमें भी अगर भाग देंगे इसका तो 11×9 99 डॉट डॉट ऐसे डॉट 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 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान आपको दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 दिया है 285 दिया है, तो हम लोग 0.1, ठीक है 0. यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू
इसके जगह क्या रख सकते हैं, इसके जगह 285 हम लोग रख लेंगे, ठीक है। चलिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन दशमलव कितने प्लेस पे लगेगा, 4 प्लेस पे। ऐसा क्यों, 2 स्थान पे तो है ही, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 4 स्थान पे लगेगा, 3 स्थान पे एक यहाँ जीरो बढ़ा के यहाँ पे आप दशमलव लगाइए, ठीक है। और गुणे क्या हो जाएगा, 285 हो जाएगा। आपको 285 में 121 का गुणा करना है, कहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे 285 में 121 का गुणा कर लीजिए। चलिए एक का गुणा करेंगे तो ये 285 ही आएगा, दो का गुणा करेंगे, 2 5 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 हमारा क्या हो जाएगा 5। अभी बचा हुआ है भाई एक, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 8 यहाँ पे, फिर 2 जोड़ लेंगे, 5 8 7 5 12 और 2 14, 8 5 13 1 14 और 2 और 1 3। कितने स्थान पे दशमलव है भाई यहाँ पे, अभी तो लिख लेते हैं, 344 आया है, 344 आया है। लेकिन दशमलव आपको कितने प्लेस पे लगाना है, देखिए 4 स्थान पे दशमलव लगाना है, तो 4 स्थान पे दशमलव हम लोग लगा लेंगे, तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा 3.4485, ठीक है। ये किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दिया गया था 3.4485, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ से 0.11 का स्क्वायर ही कामा ले लेंगे, जैसे स्क्वायर कामा ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू दी गई थी, रख लिए, गुणा करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस प्रश्न को आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं लगा सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, करिए आप लोग सॉल्व भाई। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दूनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए एक फार्मूला है, कॉपी पे जरूर आप नोट करिएगा फार्मूला जो हम बता रहे हैं, ठीक है। जब भी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न है कि कोई साधारण ब्याज जो है इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में इतना गुनी हो जाएगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए फार्मूला है A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस RT, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए जानते हैं मिश्र धन होता है, ये आपका मूल धन होता है, आर रेट होती है, टी समय होता है। पहले वाले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में, ठीक है, ये जो समय है ये दिया है 10 इंटू दुगनी हो जाती है, ठीक है, दुगनी हो जाती है। जैसे कोई आपके पास मूलधन पी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो एक जगह लिख देंगे 2p। भाई मिश्र धन क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे ये मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो जब भी आपसे प्रश्न में ये कहे कि जैसे 10 वर्षों में कितना दोगुनी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है कोई चीज तो मिश्र धन हो जाती है। जैसे आपने कुछ पैसा जैसे बैंक में ऑन बेसिस जमा कर लिया, ठीक है, कुछ समय बाद जो पैसा आपको मिलेगा तो मूलधन तो होगा ही, अब बैंक के द्वारा कुछ उस पर रेट लगाया जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ब्याज, तो ब्याज जोड़ करके मूलधन मिलेगा ही आपका पैसा, प्लस उसमें ब्याज भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पैसा मिलता है वो आपका होता है मिश्र धन, ठीक है, क्या होता है मिश्र धन। लेकिन ये कह रहा है तो ये मिश्र धन ही 2 गुना हो जाता है। आपने जो है पी यहाँ पे आपका मूलधन है और ये कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो 2p लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2p इक्वल टू p हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे r, रेट नहीं पता है, r इंटू सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा। तो यहाँ से देखिए p से p कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, इधर बचा आपका, एक मिनट भाई, देखिए यहाँ से इधर 2 बचा, इधर आप कहेंगे सर 1 प्लस यहाँ पे क्या है r इंटू 10 है, 1 को इधर लाइए, 2 को इधर, 1 को इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा बराबर r इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ये इधर 10 गुणे में इधर भागे में हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो गया 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट पढ़ा। फिर कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब यहाँ पे जहां पे a है वहां पे 3p रखेंगे, 3 गुनी मतलब मूलधन 3 गुना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे p रहेगा ही 1 प्लस रेट, रेट हमारी देखिए आ गई है 1/10। अब क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू 1 प्लस
टी अपान में क्या बचा 10 बचा। एक को इधर लाएंगे, ठीक है, 1 को जब हम इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर टी अपान में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 10 इधर भागे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपीटीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि 80 मीटर 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। भाई कह रहा है 80 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। तो सबसे पहले आप एक वृत्ताकार पार्क बनाइए, पहले एक वृत्त बनाइए, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। ये वृत्ताकार पार्क है हमारा, ये पार्क है कि अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाना है। तो जो वृत्ताकार पार्क है इसके अंदर जो है आपको एक वर्ग बनाना है। तो चलिए एक वर्ग बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक जो है अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग, अधिकतम मतलब जितना आप बड़ा बना सकते हैं इसके अंदर, वृत्त के अंदर उतना बड़ा आप जो है वर्ग जो है बनाना आपको है। एक जो है वर्गाकार जो है खेल का मैदान, तो ये खेल का मैदान है और ये पार्क है, ठीक है। तो कह रहा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर। बस आपको ये काम करना है कि अगर कहीं से साइड मिल जाती, ये जो साइड है अगर ये पता हो जाती तो हमारा जो क्षेत्रफल है आसानी से आ जाता। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका केंद्र है, जब ये इसका केंद्र है तो पहले इसमें विकर्ण भी खींच लेते हैं। ये इसका विकर्ण हो जाएगा, इस वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएंगे। जो इसके विकर्ण होते हैं वर्ग के एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पे जो है विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या r हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या क्या है r है। अगर ये त्रिज्या इसकी r है, ये भी इसकी त्रिज्या r है, और ये जो त्रिभुज आपका बना है, यह जो त्रिभुज है आपका बन गया समकोण त्रिभुज। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जो है लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का मान दिया हो और एक का निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वो भी सिर्फ समकोण त्रिभुज पे। तो यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी आपकी ये k हो जाएगी। इसको मान लीजिए आप l, इस वाली भुजा को l मान लीजिए, इस वाली भुजा को आप a मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, k का मान कितना है, जो k का मान है ये फाइंड आउट करना है, k का स्क्वायर। l का मान यहाँ पे क्या है भाई, l का मान कितना है, यहाँ पे देखिए r है, r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका भी r है, r का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे k जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से r तो बाहर हो जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न कितना कह रहा है, व्यास है 80 जो है कि मीटर का व्यास है। तो बताइए जो व्यास हमारा है वो व्यास हमारा तो 80 है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा 80/2, आधा होती है 40 हो जाएगी। तो जहां पे आर है वहां पे हम रख सकते हैं 40 करड़ी में 2, ठीक है। और जो के हमने माना था यही तो इसका साइड है, यही तो इसकी भुजा है, और इसका मान कितना आया भाई है 40 करड़ी में 2, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से अब इसको हम जो है लगा लेंगे। यहाँ पे साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितनी है ये 40 करड़ी में 2, तो 40 करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 4 चौको 16, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करड़ी से बाहर हो जाएगा, 16 दूना हमारा 3200 आ जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3200 m स्क्वायर। सबसे ज्यादा जरूरी आपको ये जानना था कि अगर कोई वृत्ताकार पार्क है, कोई भी वृत्त है, उसमें अगर आपने वर्ग बनाया है
तो वर्ग बनाया है, तो अगर उसकी भुजा आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आप फार्मूला आपको मिल गया होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी वृत्त है उसके अंदर वर्ग बनाया गया है और उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, तो भुजा की जो लंबाई होती है साइड की, ये होती है r√2, याद रखना r√2, नहीं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और ये यूपीटीटी 2018 का अंतिम प्रश्न यही पूछा गया था। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया, पाई आलेख में इसका संगत कोण है, ठीक है। कितने अंकों की परीक्षा थी? 240 की थी। परीक्षार्थी ने कितना पाया? 52 अंक पाया, ठीक है। और आलेख में इसका संगत कोण बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। कितना पाया भाई? 52, सॉरी कितना पाया इसने? 240 पाया। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। 240 अंकों की परीक्षा में परीक्षार्थी ने कितने अंक पाया? 52 अंक पाया। तो 52 को ऊपर लिखिए, 52 को कितने में पाया? अपान 240। जैसे आप भी तो यही करते हैं, जैसे जो भी आपका पूर्णांक होता है, इंटीजर जो भी आपका पूर्णांक होता है, उसको आप नीचे रखते हैं, जितना मार्क्स पाते हैं उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि टोटल 240 था, उसमें से 52 अंक ही सिर्फ पाया, ठीक है। और इसको कह रहा है कि पाई आलेख में इसका संगत कोण है। तो पाई आलेख में बदलने के लिए आपको जो है 360 डिग्री का जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। 360 डिग्री ओवरऑल जो है ये देखिए 360 डिग्री होता है, गुणा कर देंगे। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, इस वाले जीरो से वाला जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दे, 3 वाटे 24 और 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छक 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 26 का 3 में गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 78 डिग्री। कितना डिग्री? 78 डिग्री। ये हो जाएगा पाई आलेख में संगत कोण। यहाँ पे 78 डिग्री आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो ये जो है आपके यूपीटीईटी 2018 में पूछे गए गणित के प्रश्न थे मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको हर क्लास में हम आपको बताते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करिए। अगर आपको मैथ अच्छा करना है, तो मैथ में अगर स्कोर करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो अभ्यास करना होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले उनको लगाइए, फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना होगा पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा लेंगे तो आपके पास अनुभव हो जाएगा इतना कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न यूपीटीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इस चैनल से मेरे भाई नहीं जुड़े हैं, यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, विमलेश कोचिंग क्लासेस से। विमलेश कोचिंग क्लासेस से आप जुड़ जाएं। और हम आपको बताए हैं कि डेली जो है कि आपको मॉर्निंग में सुबह में 7 बजे तक एक क्लास आपको प्रैक्टिस सेट की हम देते हैं। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे भाई चैनल से जुड़ जाएं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।